नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम राजनामा में। मैं हूं कवीन सचान और आज हम मौजूद हैं गुजरात में और इस वक्त हम हैं अहमदाबाद में और यहां से समझेंगे गुजरात में इस बार के चुनाव, यानी 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2019 में जब आप चुनावी रण में पार्टियां आमने सामने हैं, किस तरीके की तस्वीर बदली है 2014 से 19 के बीच में, क्या बड़े मुद्दे इस बार नजर आ रहे हैं, राजनीतिक दलों की रणनीति क्या है और दोनों दलों के पास यानी कांग्रेस और बीजेपी किन रणनीति के सहारे मतदाताओं को लुभा रही है, दोनों ही दलों के पास कौन से वो चेहरे हैं और क्या खास इस बार का चुनाव गुजरात को अहम बनाएगा और उसकी हिस्सेदारी देश की केंद्र की सरकार में कैसे होने जा रही है। और ये समझाने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान अहमदाबाद से हैं। इस वक्त हमारे साथ जयवंत पांड्या जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जयवंत जी, स्वागत है आपका। पद्मश्री विष्णु पांड्या जी हैं, चेयरमैन हैं गुजरात साहित्य अकादमी से, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। और डॉक्टर हितेश आर पटेल हैं, प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गुजरात यूनिवर्सिटी से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। भारत माता की આ સરકાર આ દેશના સામાન્ય માનવીના કલ્યાણ માટે एक नेशनल बजट बनेगा और एक किसानों का बजट बनेगा। तो जब हम बात गुजरात की कर रहे हैं तो ये समझना बेहद ज़रूरी है कि असल में गुजरात का पिछला रिकॉर्ड क्या है, यानी कि लोकसभा चुनाव में गुजरात की तस्वीर कैसी थी। और पुराने आंकड़े देखने के लिए हम चलते हैं टीना के पास। शुक्रिया कवींद्र। तो डेटा सेंटर में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको बता दें कि गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर चुनाव के तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, यानी कि 23 अप्रैल को। अब पिछले दो लोकसभा चुनाव यानी कि 2009 और 2014 में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, ये आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं 2009 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने गुजरात में 26 में से 15 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस पार्टी को 11 सीटों पर ही जीत मिली थी। लेकिन 5 साल बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तो गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, यानी कि बीजेपी ने प्रदेश की 26 लोकसभा सीटों पर अपना कब्जा जमाया। अब इस बार भी बीजेपी को उम्मीद है कि वो पिछली बार का प्रदर्शन बरकरार रखे, यानी कि गुजरात में क्लीन स्वीप करे, जबकि कांग्रेस की पुरजोर कोशिश है कि वो कुछ सीटें प्रदेश में से अपने खाते में कर ले। अब वोट शेयर की अगर बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात में 46.5% वोट हासिल किए थे और कांग्रेस को तब मिले थे 43% वोट, जबकि 10% से ज्यादा वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में गया था। लेकिन 5 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी ने जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया और गुजरात में क्लीन स्वीप किया, वो उम्मीदों से काफी आगे था। पार्टी ने गुजरात में अपने जनाधार को बढ़ाया और अपने वोट शेयर में कुल 13% का इजाफा किया। बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में 60% से ज्यादा वोट मिले, तो वहीं कांग्रेस करीब 10% वोटों का पार्टी को नुकसान हुआ और कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव में गुजरात में मिले 33% वोट। बाकी का 6% से ज्यादा वोट अन्य उम्मीदवारों के खाते में बट गया। अब देखना यह होगा कवींद्र कि बीजेपी अपने इस प्रदर्शन को बरकरार रख पाती है या नहीं इस चुनाव में। जयवंत जी, इस बार के चुनाव किस तरीके से आप देखते हैं और गुजरात में क्या बड़े इश्यूज आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में जो है प्रभावित करते हैं? गुजरात का जुड़ाव ज़्यादातर राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा रहता है। आपने 2014 में भी देखा कि किस तरह से एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूवमेंट था और उसमें गुजरात ने भी पार्टिसिपेट किया और 26 में से 26 सीटें बीजेपी को दिलवाई। इसका एक कारण ये भी था कि नरेंद्र मोदी का सुशासन मॉडल जो है, जहाँ पर हम बैठे हुए साबरमती रिवर फ्रंट हमारे सामने ही है, तो वो गुजरात ने एक देखा और देखा कि एक सलामती भी देते हैं और सुशासन भी देते हैं।
तो उस मॉडल जहाँ पर वो खुद मुख्यमंत्री के तौर पर है, तो वो प्रधानमंत्री के तौर पर बहुत अच्छा काम करेंगे ऐसा सोचकर 26 में से 26 दिया था। लेकिन 2017 आते आते कुछ और मुद्दे उपस्थित हुए, किसान के मुद्दे उपस्थित हुए, बेरोजगारी के मुद्दे उपस्थित हुए, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस इतनी अच्छी तरह से वो मुद्दे हाईलाइट नहीं कर पाई और उन्होंने एक जातिगत जो आंदोलन के तौर पर निकले 3 नेता, तो उसका साथ ले लिया और उसी कारण से फिर से जनता ने बीजेपी को रूलिंग दिया यहाँ पर। तो इस बार का जो चुनाव है वो एक तरफ भाजपा का बीजेपी का ये एजेंडा है कि राष्ट्रीय राजनीति, और दूसरा ये गुजरात में जो यहाँ पर मुद्दे हैं उन्होंने शासन किया है वो, और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो है एजेंडा वो ये है कि बेरोजगारी और दूसरा किसान का। तो मुझे लगता है कि ये दोनों के बीच में टक्कर रहेगी। विष्णु सर, जिस तरीके से सियासत होती रही है और 2014 में एक नई तरीके का रिजल्ट देश ने देखा, क्योंकि गुजरात फोकस में था, गुजरात के इशू, गुजरात का विकास मॉडल, गुजरात से प्रधानमंत्री पद के दावेदार, वो सब कुछ था। इस बार गुजरात क्या सोच रहा है 2019 के चुनाव में, अंदरूनी अगर गुजरात के अंदर की सियासत को देखें तो? देखिए, यदि एक वाक्य में कहें तो ये 2014 का अनुसंधान है, एक्सटेंशन है, लेकिन केवल इस बात से नहीं हो सकता तथ्यात्मक विश्लेषण। गुजरात को समझने के लिए 2 प्रकार के गुजरात है। एक सतह पर बैठा हुआ गुजरात जिसमें आंदोलन है, जातिवाद है, बाकी सब प्रश्न है, किस्से हैं, लेकिन एक अंदरूनी अधर गुजरात है और वो बड़ा कैलकुलेटिव है। हमारे यहाँ गिनती सबसे ज़्यादा महत्व की है। मध्यकाल में एक चीन से मुसाफिर आया था, उसने लिखा था कि भाई गुजरात में सब जगह गया, गुजरात में छोटे छोटे जो स्कूल्स हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ शुरुआत अबकड वर्णमाला से नहीं होती, 1 2 3 4 से होती है। तो एक कैलकुलेशन ये गुजरात का सबसे बड़ा पहले से ही ये गुण है। तो कैलकुलेटिव गुजरात ये इस बार भी क्यों अपने ढंग से सोचता है, वो सोचना चाहिए। सबसे पहली बात मैं एक कहूँ कि गुजरात के प्रधानमंत्री है वहाँ 2014 में पसंद किए गए, और गुजरात की एक अपनी अस्मिता है कि हमारा आदमी वहाँ किस प्रकार काम कर रहा है वो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये 2 किस्से हुए यहाँ। पहली बार हुआ था ये 77 में, मोरारजी भाई देसाई जब यहाँ से लड़ते थे, तो जनता मोर्चा, जनता दल था। जनता दल के दौरान भी गुजरात में एक भावना ऐसी थी, संवेदना ऐसी थी कि मोरारजी भाई को आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने जनता दल किया है, जनसंघ भी उसके साथ था, बाकी सब दल थे, और वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद जो किस्से हुए उससे गुजरात को भी एक कुछ हर्ट हुआ है कि भाई हमारा आदमी वहाँ क्यों टिक नहीं पाता, क्यों कोई उनको टिकने नहीं देते। ये दूसरी बार 2014 में ही आया कि नरेंद्र मोदी गुजरात मॉडल वाले जाते हैं वहाँ, उनको प्रधानमंत्री बनना है, तो पूरा समर्थन गुजरात ने दिया, 26 से 26 सीट आई। ये दूसरी बात है। तो एक प्रकार से गुजरात की अस्मिता के साथ भी, ये अस्मिता कोई मिथ्याभिमान नहीं है, गौरव है, केवल स्वाभिमान है कि हमें अन्याय होता है, सरदार पटेल को अन्याय किया गया था, ये सब इतने किस्से हैं कि वो सब लोगों के दिल में है। तो इसी कारण ये इस बार के चुनाव में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हितेश जी, क्या वाकई गुजरात की अस्मिता, स्वाभिमान, यही इस बार एक बार फिर से गुजरात के वोटर के ज़हन में सबसे ज़्यादा होगा, या फिर स्थानीय मुद्दे, रोज़गार, बेरोज़गारी, किसान, या दूसरे जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं? देखिए, हम जब स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आंदोलन चल रहा था, गुजरात ने तब से लीड किया है। तो गुजरात भारतीय राजकारण की एक प्रयोगशाला है। यहाँ से गांधी भी निकले हैं, सरदार भी निकले हैं, और नरेंद्र भाई भी निकले हैं, मोरारजी भाई भी निकले थे, और अमित भाई भी निकले हैं। तो गुजरात कहीं ना कहीं लीडिंग रोल में पहले से है। एक बात यह है। दूसरी बात, सर ने जो बताया है कि जो गुजरात की जो अस्मिता है, उसकी जो फीलिंग्स है, जैसे अभी गुजरात मॉडल की बहुत चर्चा हुई 2014 में कि भाई गुजरात मॉडल क्या है। हम यहाँ पे साबरमती नदी के तट पे बैठे हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो गुड गवर्नेंस का जो मॉडल था वो कितना सफल हुआ है। यहाँ पे पहले जोगी झुपड़पट्टी थी, तो नरेंद्र भाई ने पूरा रिवर फ्रंट का
वो पूरा कॉन्सेप्ट लाके उसका अहमदाबाद के पूरा काया पलट किया है। तो इशू बहुत है, ये 2014 से हम बहुत आगे निकल गए हैं, फिर भी यहाँ पे भारतीय जनता पक्ष नरेंद्र मोदी की जो छवि है वह इतनी मजबूत है कि गुजरात में ज़्यादा, मुझे लगता है कि मोर देन 20 से भी ज़्यादा सीटें गुजरात में भारतीय जनता पक्ष लाएगी। और दूसरा कि कांग्रेस जो कनेक्ट करना चाहिए, जो मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों का है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, किंतु वह आम लोगों के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस यहाँ पे फेल हो रही है। और तीसरी बहुत अहम बात यह है कि यहाँ का जो संगठन है, क्योंकि इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका जो संगठन व्यवस्था होती है वो बूथ लेवल का जो संगठन है, भारतीय जनता पक्ष में पेज प्रमुख, एक पेज के अंदर भी उसके 2 या 3 कार्यकर्ता होते हैं, तो उसका संगठनीय ढांचा जो है वह इतना मजबूत है। और यह पूरा गुजरात मॉडल अमित भाई और नरेंद्र भाई ने पूरे देश में लागू किया है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारा कुछ चेंजेस होगा नहीं, भारतीय जनता पक्ष को बहुत अच्छा विजय प्राप्त होगा। एवं जी, संगठन बहुत क्रूशियल है और गुजरात कहते हैं कि प्रयोगशाला के तौर पर कही जाती है जब चुनाव की रणनीति की बात आती है, चुनावी संगठन की बात आती है। बिल्कुल, आप 1974 से देखेंगे तो गुजरात एक क्रांति करने वाला राज्य रहा है कि यहाँ से एक क्रांति निकली नवनिर्माण आंदोलन के रूप में और फिर पूरे देश में वो फैल गई। तो उस टाइम पर पहली बार एक बिन कांग्रेसी यानी नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई। तो उसके बाद आप 1989 में भी देखेंगे तो उस टाइम पर भी गुजरात की जनता ने नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट का साथ दिया। उसके बाद से 2000 लगातार जो कांग्रेस का है वो डिक्रीज होता गया। उसका वोटिंग शेयर देखेंगे या संगठन देखेंगे तो अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ असेंबली का उसमें भी बीजेपी का 49.1% है वोटिंग शेयर। तो इस तरह से आप देखेंगे तो वोटिंग शेयर भी बीजेपी का पहले से बढ़ा है, हालांकि उसकी सीट कम हुई है लेकिन वोटिंग शेयर बढ़ा है। दूसरा ये है कि उसका संगठन बहुत मजबूत हुआ है। अभी पिछले दिनों ही अल्पेश ठाकोर का जो त्यागपत्र आया उसके बाद से और उसके पहले कुंवर जी बावलिया जैसे या फिर दूसरे जो जवाहर चावड़ा जैसे एकदम कट्टर कांग्रेसी जिसको बोला जा सकता है, 2-3 पीढ़ी से कांग्रेसी रहे, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे और इसी वजह से एक कांग्रेसियों का मनोबल गिरता गया है, लगातार गिरता गया। और जो निचले लेवल पर तालुका पंचायत है, ग्राम पंचायत है, वहीं से भी कार्यकर्ता छोड़ के बीजेपी में आ रहे। तो बीजेपी का संगठन मजबूत हो रहा है। दूसरा, जैसे हितेश भाई ने बताया, विष्णु भाई ने बताया कि एक जो सुशासन की है, तो विजय भाई रूपाणी ने वो परंपरा आगे बढ़ाई है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हो या महाअमृतम कार्ड की योजना हो या मेट्रो की हो या दूसरी राजकोट को एम्स मिली तो वो भी बीजेपी को इस तरह फ़ायदा हुआ कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार है। जो पहले गुजरात को अन्याय होता था ऐसा दिख रहा था, जैसे नर्मदा में काफ़ी अन्याय होता था ऐसा दिख रहा था, लेकिन मोदी सरकार ने आते ही 17 दिनों के अंदर उसकी परमिशन दे दी और सरदार सरोवर डैम पूरा हो सका। तो इस कारण जो भी मतलब लाभ हुआ है वो बीजेपी लोग ऐसे देखते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट होने के कारण केंद्र में और राज्य में तो वो हुआ है। लेकिन विष्णु जी, राजनीतिक कहते हैं हार जीत के लिए जो संगठन की बात कर रहे थे बहुत अहम है। एक वक्त पर कांग्रेस भी यहाँ पर संगठन के तौर पर मजबूत दिखती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि लगातार वो कमज़ोर होती दिख रही है। हालांकि दावा है कि इस बार वो विधानसभा चुनाव के बाद बेहतर हुआ है संगठन के स्तर पर। क्या आपका आकलन है और किस तरीके से देखते हैं दोनों दलों की अगर तुलना करें संगठन के लिहाज से? नहीं, ये बात आपकी सही है कि कांग्रेस भी गुजरात में मजबूत थी। 52 का जो चुनाव था उन दिनों में केवल एक ही सीट कांग्रेस के सिवा किसी दल को मिली थी और वो भी समाजवादी दल को। जनसंघ तब था जो आज भाजपा है। वो जनसंघ के 4 प्रत्याशी खड़े थे, उनमें से 3 प्रत्याशियों ने डिपॉजिट गंवाई थी, एक की डिपॉजिट बची थी। लेकिन आप देखिए कि कार्यकर्ता का कैसा स्पिरिट होता है। तो ये जो एक की डिपॉजिट बची थी उनके बारे में पूरे गुजरात के जनसंघ के कार्यकर्ता वहाँ मनाया, उत्सव मनाया कि साहब इनकी डिपॉजिट भी बच गई। तो ये जो स्पिरिट है ये केवल ऐसे नहीं आता कि किसी कारण के एक विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ है।
तो बाद में तो एक के बाद एक जो 74 तक जनसंघ का इतना ज़्यादा आंदोलनात्मक रहा, तब तक कांग्रेस का ही रहा। लेकिन कांग्रेस में धीरे धीरे क्या रहा हुआ कि ये एक प्रकार का मुसाफिर खाना बन गया, धर्मशाला। लोग आते हैं सभी प्रकार के विचारधारा के लोग, और फिर उनमें सबसे पहला जब गुजरात राज्य बना 62 में, तब उनके जो चीफ मिनिस्टर थे जीवराज मेहता, तो कांग्रेस के ही संगठन ने तय किया कि भाई इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव किया जाए, हमें जीवराज मेहता नहीं चाहिए। 10 साल की जो वो योजना थी कि संजीव रेड्डी, तब से वहाँ विग्रह चलता रहा। और इसी विग्रह के आधार पर चिमन भाई पटेल आए, चीफ मिनिस्टर बने, और वो भी कांग्रेस के एक अलग, जो इंदिरा जी चाहती थी कांतिलाल घिया को, उसके सामने वो विधायक दल का चुनाव हुआ और चिमन भाई जीत गए और वो चीफ मिनिस्टर बने। तो दिल्ली को पसंद नहीं आया, तो वहाँ से उन्होंने गेहूँ, तब यहाँ बड़ा अकाल था, तो गेहूँ नहीं भेजा, तेल नहीं, मिट्टी का तेल नहीं भेजा, बाकी सब में भेजा नहीं। तो चिमन भाई के खिलाफ पूरा आंदोलन, छात्र आंदोलन शुरू हो गया। केवल मोरबी की इंजीनियरिंग कॉलेज में जो मेस मिल था 5 रुपया ज़्यादा था, उनके खिलाफ छात्रों ने लड़ाई शुरू की। फिर अहमदाबाद गया और नवनिर्माण आंदोलन चला। तो नवनिर्माण आंदोलन के कारण कांग्रेस का ही चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के ही कारण वो निकल गया। तो एक प्रकार से कांग्रेस का अंतर्कलह यहाँ सबसे ज़्यादा जिम्मेवार है, ये सबसे बड़ी बात। दूसरी बात मैंने कहा कि ये एक अलग गुजरात की बात है, वो विशेषता हमें समझ लेनी चाहिए। गुजरात सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। 2 बार यहाँ पाकिस्तान के आक्रमण हुआ है, और दोनों आक्रमणों के दौरान कांग्रेस की सरकार थी। और तब वो जो समझौता हुआ, उस समझौते में कच्छ का एक छाड़ बेट था, बड़ा हरियाली वहाँ थी, और हमारे वहाँ से सब वो लोग वहाँ जाते थे, गोपालक, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। और तब कच्छ सत्याग्रह हुआ 1 महीने तक, 68 में पूरा विपक्षी दल यहाँ उपस्थित था। और तब से ये अभी का जो भारतीय जनता पार्टी या जनता दल, उसका जो आधार है वो 68 से डॉक्टर लोहिया और बाकी सब भी आए थे। तो मेरे ख्याल से पूरी राजनीति जो है यहाँ की, वो सीमावर्ती राजनीति, और इसी कारण आम आदमी भी ऐसा सोचता है कि देश पहले, राष्ट्र की मजबूती चाहिए, स्ट्रॉन्ग नेशन, नॉट नेशनलिज्म, नेशन, स्ट्रॉन्ग नेशन। और स्ट्रॉन्ग नेशन के कारण ये जो यदि हमें पाना है, तो हमें ऐसा आदमी चाहिए जो आज है प्राइम मिनिस्टर। ये एक दूसरी भावना भी यहाँ अंडर करंट में सब जगह है, वो बोलते नहीं हैं। बाकी सब मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन इन मुद्दों को सुनने के बाद भी ये सबसे पहले प्राथमिकता इस मुद्दे को देंगे। हितेश जी, तो क्या ये कहा जाए कि जो स्थानीय मुद्दे हैं या अलग अलग ज़िलों के, तालुका के, मंडल के मुद्दे होते हैं, उन सब पर कहीं न कहीं राष्ट्रीय छवि, राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्र में प्रधानमंत्री कौन होगा या ताकतवर मजबूत फैसले, ये ज़्यादा अहम है इस बार? देखिए, हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर महाजन संस्कृति बहुत ही विख्यात थी। और जैसे सर ने बताया है कि यहाँ पर जो डोमिनियन जो पॉलिटिकल पार्टी है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी कभी चली नहीं। शंकर सिंह वाघेला जी ने प्रयत्न किया, केशुभाई ने किया, चिमन भाई ने किया था, किंतु वह चल नहीं पाई। उसका कारण यह है कि वह दिल्ली गुजरात हमेशा दिल्ली की ओर देखता है। तो दिल्ली में जो भी पॉलिटिकल पार्टी मजबूत है, और सर ने जैसे बताया कि अभी राष्ट्र भावना और नरेंद्र भाई की जो व्यक्तिगत छवि है, ये स्थानीय प्रश्नों पे हावी हो जाती है। तो स्थानीय प्रश्न है, काफ़ी सारे हैं, किंतु जब बात आती है वोट देने की, तो लोग सुनते हैं कि उससे भी महत्वपूर्ण है राष्ट्र की एकता और अखंडितता और हमारा रक्षण होना। जैसे गुजरात में आप कहीं पे भी जाइए, रात को 12 बजे 2 बजे भी यहाँ की बहनें और माताएं बहुत ही अच्छे से घूम सकती है। तो यहाँ पे शांति है। हम देखते हैं बहुत भिन्न राज्यों में से लोग यहाँ पे सर्विस के लिए आते हैं और बस जाते हैं। तो गुजरात इतना पीसफुल है और इतना समृद्ध भी है। उसका रीज़न ये है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, जो नरेंद्र भाई का एक अच्छा शासन व्यवस्था यहाँ पे 10 साल से ज़्यादा चली, उसके द्वारा जो शांति यहाँ पे प्रस्तापित हुई, जो समृद्धि, जो गुड गवर्नेंस यहाँ पे प्रस्तापित हुआ, और व्यक्तिगत तौर पर नरेंद्र भाई की जो छवि है, मुझे लगता है कि उसकी जो आभा है, उसकी वजह से ये जो स्थानीय मुद्दे हैं वो इतना कारगर नहीं रहेंगे, वो दब जाएंगे। लेकिन
कई जगह हमने देखा कि जो स्थानीय सांसद रहे हैं, हालांकि उनसे नाराज़गी कुछ जगहों पर दिखी स्थानीय जो वोटर है, लेकिन जब बात चुनाव में आती है, लोकसभा चुनाव की, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए वोट कर रहा हूँ। क्या इस तरह की चर्चा यहाँ भी होती है वोटर के बीच में, ये ट्रेंड देखता है? जरूर जरूर। यहाँ पर मेरा जो वोट है वह स्थानीय उम्मीदवार को तो जाता है, किंतु वह जाएगा नरेंद्र भाई के खाते में। तो हम विकास के लिए वोट दे रहे हैं। ये बात शुरू ही यहीं से हुई थी 2014 में, और ये उसका अभी बहुत ही प्रभाव है। कुछ जगह पर कुछ असंतोष हो सकता है, किंतु मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। आप अगर भारतीय जनता पक्ष का दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ तुलना करते हैं तो ये उसमें डिफरेंस ये है, उसमें तफावत ये है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर किसी को टिकट नहीं भी मिलती है फिर भी वो पक्ष के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और यहाँ पर कार्यकर्ता अपनी बात निसंकोच पहुँचा सकते हैं। तो जो शीर्षस्थ नेतृत्व है उसका नीचे के जो कार्यकर्ता है उसके साथ उसका जुड़ाव होना, ये अपने आप में एक अनूठी बात है, और उसकी वजह से भारतीय जनता पक्ष यहाँ पे चल रही है। और क्या जीवन जी, जिस तरीके का बीजेपी का कैडर या संगठन की मैं बात कर रहा था, अगर हम कांग्रेस की बात करें, कहाँ पर खड़ा दिखता है और क्या बड़ी दिक्कत इस बार चुनाव में खासतौर पर कांग्रेस संगठन, उम्मीदवार या फिर इस दल के अंदर दिखती है, या कितना पहले से मजबूत या कमज़ोर दिखता है? नहीं, एक आशाबंदी थी 2017 के पहले राहुल गांधी के जो दौरे हुए थे, उन्होंने यहाँ पर अहमदाबाद में ही संवाद कार्यक्रम किया था, तो प्रश्नोत्तरी की थी और उसमें बड़ी बातें की थी कि हम पैराशूट उम्मीदवार को नहीं रखेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, लोगों की सुनेंगे, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनकी सुनेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वो चुनाव चला गया, चुनाव में भी जीत नहीं हुई। और मैं अपनी डिबेट में कहता हूँ कि 21 अक्टूबर 2017 वॉज द टर्निंग पॉइंट इन गुजरात असेंबली इलेक्शन। ऐसा क्यों? हाँ, वो ऐसा कि उसके पहले विकास गांडो थयो छे ऐसा करके एक चल रहा था सोशल मीडिया पर कैंपेन। लेकिन जो जातिगत यहाँ पर आंदोलन हुए, 3 पाटीदार, ओबीसी और दलित, उसके तीनों नेताओं को कांग्रेस ने एक या दूसरे तरीके से सपोर्ट किया। अल्पेश ठाकोर के लिए खुद राहुल गांधी यहाँ पर आए, दूसरा हार्दिक पटेल का वो चोरी छुपे रात को मिले, जिग्नेश मेवाणी को यहाँ वडगाम में समर्थन दे दिया अपक्ष निष्पक्ष उम्मीदवार के तौर पर। तो ये देखा तो फिर क्योंकि यहाँ पर जातिवाद नहीं चलता है, यहाँ पर जातिवाद नहीं चलता है, यहाँ पर विकास और सुशासन के मुद्दा ही चलता है। अगर विकास नहीं हुआ है तो भी वो मुद्दा चलेगा, लेकिन जातिवाद नहीं चलता है। तो जातिवाद की जिसने भी कोशिश की, जैसे हितेश भाई ने भी बोला कि प्रादेशिकता यहाँ नहीं चलती है, तो वो हुआ तो फिर वो गड़बड़ हो गई। तो इस बार भी हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में जो एक सुधार लाने की कोशिश होनी चाहिए थी। यहाँ पर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की भी बैठक हुई तो उसमें भी कांग्रेस को भी लगा होगा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी लगा होगा और पूरे गुजरात को लगा कि 59 मतलब 59 ईयर्स के बाद कांग्रेस को गुजरात की याद आई। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी 58 साल 59-60 पहले हुई थी, तो उसके बाद ये गुजरात की याद आई। गुजरात के जो लोगों थे, चाहे सरदार पटेल हो, मोरारजी देसाई हो, या फिर कोई भी, मतलब चिमनभाई पटेल का भी नाम ले लीजिए। जैसे विष्णुभाई ने बताया कि चिमनभाई पटेल को इंदिरा गांधी जी ने कैसे हैरेस किया था उसकी सरकार को टॉपल करने के लिए। तो पूरा ऐसा लग रहा था कि गुजरात को सतत उस हैरेसमेंट ही हो रहा है, अन्याय ही हो रहा है। तो उसके कारण 59 ईयर्स के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक तो हुई, लेकिन उसमें भी देखा गया कि हार्दिक पटेल जो अभी सभ्य भी नहीं बना है, वो सीधा वर्किंग कमेटी की बैठक में जा रहा है और उसका भाषण पहले हो रहा है, फिर बाद में उसका स्वागत राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये सब देखा तो अल्पेश ठाकोर और उसके खेमे में भी वो हलचल मच गई और अभी अब हमने देखा कि उसने त्यागपत्र दे दिया। और हार्दिक पटेल का जो ग्रुप था उसके लोगों को सीधा टिकट यहाँ अहमदाबाद पूर्व में मिल गया गीताबेन पटेल को। तो ऐसे बहुत सारे जो वाकया हुए हैं उसके कारण कांग्रेस को भी विमर्शा है खेड़ा में, तो उसको टिकट मिल गई। वो बीजेपी के मेंबर थे और पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ऐसे कांग्रेस में भी लगता है कि पैराशूट उम्मीदवार है उसको लाकर हमारे ऊपर खड़ा किया जाता है और हमारी सुनते नहीं है। तो इसके कारण जो कांग्रेस संगठन को मजबूत होना चाहिए था, इसकी जगह वो कमजोरी पड़ता जा रहा है। ओके, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात होगी कि 2017 और उससे पहले यानी कि विधानसभा चुनाव जब यहाँ पर होते हैं
उस वक्त क्या तस्वीर बनती है और जिन युवा नेताओं का जिक्र किया, उन युवा नेताओं के किसी के पाले में खड़े होने या ना होने से अलग उनके आंदोलनों में भीड़ तो दिखी, लेकिन वो वोटों में तब्दील क्यों नहीं हो सकती है? इसके पीछे की वजहें क्या हैं, या फिर कितनी ज़्यादा वो वोटों को किसी के पक्ष में खड़ा करने की कुव्वत रखते हैं? ब्रेक के उस पार। अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक, यही वो स्याही है जो वोट डालने के बाद आपकी उंगली पर लगाई जाती है। 1951-52 में हुए पहले आम चुनाव में यह स्याही लगाने का रिवाज नहीं था, लेकिन फर्जी मतदान की खबरों के चलते चुनाव आयोग ने नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया से एक स्याही बनाने को कहा। 1962 के तीसरे आम चुनाव में पहली बार इस स्याही का इस्तेमाल किया गया। अगर आपकी उंगली पर यह स्याही लगी हो तो इसका मतलब यह है कि आपने मतदान कर दिया है और अब आप दोबारा मतदान नहीं कर सकते। अमिट स्याही में सिल्वर नाइट्रेट घुला होता है जो इसे पक्का बनाता है। इसको बनाने का फॉर्मूला गुप्त है। अमिट स्याही लगते ही सूख जाती है और कम से कम 15 दिनों तक नहीं मिटती। इस स्याही को भारत कई देशों में सप्लाई करता है। यह स्याही बाएं हाथ की इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में लगाई जाती है। अगर बायां हाथ ना हो तो दाएं हाथ में, और अगर किसी मतदाता के दोनों हाथ नहीं हो तो पैर के अंगूठे में इसको लगाया जाता है। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गुजरात की सियासत की और 2019 लोकसभा चुनाव की। और अब आगे चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार फिर से हम चलेंगे टीना के पास और समझते हैं कि विधानसभा चुनाव के आंकड़े क्या इशारा करते हैं। शुक्रिया कविंद्र। तो गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पिछला विधानसभा चुनाव 2017 में और उससे पहले का विधानसभा चुनाव 2012 में हुआ था। इन चुनावों में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, ये आपको दिखाते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी को गुजरात की कुल 182 विधानसभा सीटों में से 99 पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस ने 77 सीटों पर अपना कब्जा जमाया। बाकी की 6 सीटें अन्य दलों के खाते में गई। जबकि इससे पहले 2012 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 182 में से 115 सीटें जीती थी और कांग्रेस के हाथ लगी थी तब 61 विधानसभा सीटें। 2012 में भी 6 सीटें ऐसी थी जो ना तो बीजेपी के हाथ लगी और ना ही कांग्रेस, यानी कि इन सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवारों ने अपनी जीत दर्ज की। अब अगर पार्टियों के वोट शेयर पर नजर डालें तो गुजरात में 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे करीब 48% वोट, जबकि कांग्रेस के खाते में तब गए थे 38% से ज्यादा वोट। बाकी का करीब 13% वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों में बंट गया था। 5 साल बाद 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए, उनके वोट शेयर पर नजर डालें तो बीजेपी ने तब गुजरात में 49% से ज्यादा वोट बटोरे थे और कांग्रेस का वोट बैंक रहा था 41%। बाकी का 9.51% वोट अन्य दलों और उम्मीदवारों ने अपने पाले में किया था। कविंद्र। विष्णु जी, जो कि जयवंत जी कह रहे थे कि हार्दिक पटेल हों, अल्पेश ठाकुर हों, इस तरह की जिन लीडर्स को कांग्रेस ने खड़ा किया विधानसभा चुनाव में, क्या उसे फ़ायदा कांग्रेस को मिला विधानसभा चुनाव में अगर 2014 से कंपेयर करें वोट शेयर या सीटों के लिहाज से, कि वो सत्ता की लड़ाई में खड़ी हो पाई? देखिए, जन आंदोलन किस प्रकार का है उस पर आधार रहता है। पहला जन आंदोलन 56 में महागुजरात रचना का हुआ। बड़ा आंदोलन था साहब, नेहरू चाचा आए थे, उसके खिलाफ इंदू चाचा हम गुजरात में खड़े कर दिए थे और लोगों का बिल्कुल जुस्सा था। 1960 में गुजरात राज्य की स्थापना हो गई, 62 में चुनाव हुआ। तो चुनाव में ये महागुजरात जनता परिषद जनता आंदोलन उसका कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा। बीच में वो बिखर भी गई, 2 पार्टी हो गई। एक बात। दूसरी बात ये जो 74 में नवनिर्माण आंदोलन चला, तब
थोड़ा सा उसका प्रभाव विरोधी दलों के लिए हुआ। पहले जनता मोर्चा बना और बाबू भाई पटेल के मुख्यमंत्री बने, संस्था कांग्रेस, जनसंघ और बाकी सब उनके साथ थे, लेकिन उनको वो ज़्यादा टिक न पाए, इसलिए बड़ा वो हुआ कार्यक्रम ही मैं कहता हूँ, इसलिए कि बाद में तो तुरंत आपातकाल लग गया। और आपातकाल के दौरान भी जनता मोर्चा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन ज़्यादा टिकने वाला नहीं था, क्योंकि सेंटर में इंदिरा जी थी और इमरजेंसी थी, सेंसरशिप भी थी, 37,000 अखबारों पर प्री सेंसरशिप थी और 1,10,000 लोग मिसा के अंतर्गत जेल में थे। यहाँ भी 1,200 लोग थे, गुजरात में भी। चीफ मिनिस्टर जो आज बाद में जो चीफ मिनिस्टर बने या गवर्नर बने वो भी जेल में थे। तो ये आंदोलन हुआ, लेकिन इसके बाद जो आरक्षण के खिलाफ और समर्थन में आंदोलन हुआ माधव सिंह सोलंकी के दौरान, तो तब केवल इतना ही हुआ कि सोलंकी को जाना पड़ा, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह पाए, लेकिन उसका चुनाव पर कोई ज़्यादा असर मैं नहीं मानता हूँ। बाद में कांग्रेस को लगा कि यह हार्दिक का हुआ आरक्षण के कारण, वो दलित आंदोलन हुआ जिग्नेश का, और अल्पेश ठाकोर का सामाजिक ठाकुर आंदोलन, ये तीनों हमें काम आएंगे, क्योंकि तीनों किसी न किसी जाति के साथ जुड़े हुए थे। एक दलित के साथ थे, एक पटेल थे और एक ठाकुर थे। इसीलिए उनको बैसाखी के को मानकर, उनको बैसाखी मानकर उन्होंने पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में साथ में रहे। मेरी दृष्टि से थोड़ा बहुत भी फायदा हुआ, फिर भी कांग्रेस के लिए ये फायदा लंबे समय के लिए बहुत नुकसानकारक रहा। आज देखिए, आज तीनों अलग अलग ढंग से उनके साथ है या नहीं है पता नहीं लगता। वो जिग्नेश तो वहाँ बैठकर कन्हैयालाल को समर्थन के लिए, सीपीआई का जो उम्मीदवार है उनको समर्थन के लिए वहाँ चला गया है, गुजरात में नहीं है। हार्दिक कांग्रेस में है, वो हेलीकॉप्टर में आजकल वो सभाएं कर रहा है कि भाई हमें किसानों को मत दीजिए, कोई मानता नहीं है, उनके खिलाफ वहाँ ही नारे लगते हैं। अल्पेश का तो टू बी और नॉट टू बी हो गया, वो पहले यहाँ था, फिर बाद में वहाँ, फिर दूसरे दल में, फिर तीसरे। इस प्रकार की उनकी जो राज्य प्रतिष्ठा है, इसका मतलब ये मैच्योर आंदोलन नहीं था, न तो मैच्योर नेता रहे। इसी कारण इस बार भी इस चुनाव में ये तीनों का कोई भी, क्योंकि आक्रोश के आधार पर आंदोलन चला था, इसमें कोई विचार नहीं था, कोई दृष्टि नहीं थी, कोई मैच्योरिटी नहीं थी, और इस कारण इसका कोई प्रभाव इस चुनाव में पड़े, ये ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। कहते जी, वाकई जो तीन चेहरों की बात हो रही है, जिसके सहारे तमाम जानकार कहते हैं, आप बेहतर बता पाएंगे कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 40% के आंकड़े को वोट शेयर में तब्दील कर पाई, उसके आगे बढ़ पाई है। लेकिन क्या ये तीनों चेहरे इस बार के लोकसभा चुनाव में वोट खींचने की क्षमता नहीं रखते हैं? और ऐसा क्या हुआ विधानसभा चुनाव 2017 से 19 के बीच में कि तीनों ज़मीन में जो भीड़ दिखती थी उनके साथ में, या वोटों में भी नज़र आई, वो अब कमज़ोर हो गई? देखिए, आंदोलन कोई भी हो, उसमें क्रांति की एक चिंगारी होती है, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। किंतु जो आंदोलन अगर वह ज्ञाति के बेस पर होता है, तब वो लंबे समय तक चलता नहीं, वो सफल नहीं होता है। यह जो आंदोलन हुआ, इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट था वह ज्ञाति थी। इशू ये होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, इशू ये होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इशू ये होना चाहिए कि किसानों को कर्जा होना चाहिए, इशू ये होना चाहिए सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, इस पे बातें होनी चाहिए, इस पे आंदोलन होने चाहिए। दूसरी बात कि भारतीय जनता पक्ष पहले से बता रहा था कि ये तीनों जो लीडर है उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस है, और यह कांग्रेस ने साबित कर दिया। वो तीनों को अपने साथ लेकर उसने ये साबित कर दिया कि उसके पीछे कांग्रेस थी। तो जनता ये सब देख रही थी, तो जनता को लगा कि भाई इसके साथ जाने जैसा है नहीं। जहाँ पर डेवलपमेंट है, जहाँ पर सुरक्षा की बात है, जहाँ पर एक अच्छी दृढ़ राजकीय इच्छा शक्ति है, उसी को हम वोट देंगे। और उसकी वजह से कांग्रेस का थोड़ा जनाधार बढ़ा है, ऐसा नहीं है विधानसभा चुनाव में, किंतु वह सत्ता प्राप्त नहीं कर पाई, क्योंकि फिर वहीं पे ही वो बिखरा हुआ संगठन बीच में आ गया। वहीं पे जो राजकीय कूटनीति की जो बात आती है, जो राजकीय पॉलिटिकली जिस तरह से आपको बेनिफिट लेना चाहिए, उसके लिए जो पॉलिटिकल समझ की बात आती है, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है और जो स्थानीय नेतृत्व है, उसके बीच में एक अनुसंधान होना चाहिए। वहाँ पर कांग्रेस विफल हो जाती है और उसकी वजह से उसको सत्ता नहीं मिला है। और नरेंद्र भाई की छवि फिर से मैं बताना चाहता हूँ
कि विधानसभा चुनाव में भी हावी थी और अभी 2019 के चुनाव में भी हावी रहेगी। लेकिन जयंत जी, कई सारे राज्यों में देखते हैं, यूपी, बिहार या उस जो उधर राज्य हैं, कि वहाँ पर जातिगत समीकरण काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाते हैं चुनावों में। गुजरात में जब ये लीडर जातिगत आंदोलन करते हैं और कई बार विधानसभा के चुनाव में थोड़ा इसका फ़र्क भी दिखता है, ऐसा क्या होता है कि कांग्रेस उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रही है या नहीं कर पाई, या फिर वो जैसा कि कहा सर ने कि वो एक जो नाराज़गी थी उसके चलते वो आंदोलन बड़ा होता गया, ना कि वो जो लीडर के तौर पर खड़े हो रहे थे उनके चलते? नहीं, आप उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर कंपैरिजन गुजरात से करेंगे तो उसमें बहुत अंतर आपको दिखेगा, क्योंकि गुजरात है वो एक अपनेपन से सबको संजोने वाला एक राज्य रहा है कि पारसी भी यहाँ संजान बंदर पर आए थे तो उनको भी गुजरात ने अपना लिया, यहूदी है तो उसको भी अपना लिया। कास्टिज़म थोड़ा बहुत जैसे सतह पर बोलते हैं विश्व भाई, तो सतह पर आपको दिखेगा कहीं कहीं, और पिछले जो 50-60 के दशक में कहीं कहीं ज़्यादा वो दिख जाता था। लेकिन अभी उतना जातिवाद यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबको चाहिए कि डेवलपमेंट चाहिए, सबको चाहिए कि अच्छा सा हम कमाएं और अपनी लाइफ है वो पीसफुली एंजॉय करके। नवरात्रि में आप देखेंगे कि सब जाति वाले साथ में मिलकर, और कई कई पर तो मुसलमान लोग भी उसमें साथ में जुड़ते हैं, तो पूरा मतलब एकता का जो परिचायक होता है वो नवरात्रि में आपको दिखने को मिलता है और अदर फेस्टिवल में भी दिखने को मिलता है। तो गुजरात है वो इस तरह चलने वाला है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर एक आप कई पॉलिटिकल कमेंटेटर ऐसा भी बोलते हैं कि ये हिंदुत्व की लेबोरेटरी रहा है, लेकिन हिंदुत्व की लेबोरेटरी से अच्छा शब्दों में ये कहूँगा कि यहाँ पर सामाजिक समरसता का काम बहुत आरएसएस और उसके जो संगठन है उसके द्वारा भी हुआ है, तो उसका कहीं ना कहीं लाभ है वो बीजेपी को भी मिल जाता है। जैसे पूरा आदिवासी बेल्ट देखेंगे, ट्राइबल जो पट्टा था वलसाड़ से लेकर अंबाजी तक, तो उसमें जो आरएसएस के अलग अलग संगठनों ने काम किया, वनवासी कल्याण परिषद हो, विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और संगठन हो, तो उसके कारण, और बीजेपी की अपनी भी पॉलिसी रही, तो उसके कारण एक पहले जो आदिवासी थे तो उसमें कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता था कि ये आदिवासी तो हमारे ही है, तो वो अभी स्थिति नहीं रही। दलितों में भी ऐसा हुआ है कि दलितों की सीट भी बीजेपी को ज़्यादा मिलने लगी, तो इसी कारण जो यहाँ पर जातिवाद कभी भी सफल नहीं होता है। क्या सर वाकई जाति के जो आंदोलन हुए उसमें भीड़ दिखती है, लेकिन चुनाव के वक्त में जो जाति का खांचा है, मैं कहूँ कि उससे अलग अलग जो बंटवारा होता है वोटों का, वो गुजरात नहीं मानता उससे? नहीं, आपकी बात सही है। मैं उसको दूसरे शब्दों में कहूँगा तो गुजरात नेशनलिस्ट गुजरात है। इसका स्पिरिट पहले से ही नेशनलिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, आज से नहीं। गांधी जी आए, सरदार वल्लभ भाई ने बारडोली की लड़ाई की, वो किसानों की लड़ाई थी। वैसे कहें तो जातिवाद की लड़ाई कह सकते हैं, लेकिन नहीं थी, किसानों के बारे में। तो बारडोलाइज्ड इंडिया वो पूरा हो गया। फिर आया दांडी कूच आई, गांधी जी ने पूरे देश में वो हो गया। तब हमारे प्रखर क्रांतिकार थे, सशस्त्र क्रांतिकार पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा, और लंदन में बैठकर उन्होंने पूरे देश की आज़ादी के लिए काम किया। आज उनका स्मारक भी है यहाँ। यहाँ 2 जलियांवाला बाग हुए। वैसे हम तो पंजाब का ही मानते हैं, लेकिन यहाँ मानगढ़ नाम का एक छोटा सा पर्वत है, वहाँ 2000 आदिवासियों को इस तरह भून डाला था गोलियों से वो। और फिर भी वो जो 1920 में जो आदिवासी धुनी दिखाते थे, वो उनका अंतिम शब्दोच्चार होता था भारत माता की जय। अब सब भारत माता की जय बोलना, ये तो कैसे, और आदिवासी, तो ये एक स्पिरिट। और हमारे एक बड़े कवि हो गए उमाशंकर जोशी, उन्होंने एक कविता लिखी थी। उनकी एक पंक्ति ऐसी है कि हूँ गुर्जर भारतवासी, मैं गुजराती तो हूँ लेकिन आई एम इंडियन। तो ये जो एक प्रकार का स्पिरिट पहले से यहाँ हुआ। दयानंद सरस्वती ने पूरी दुनिया में जाके यहाँ का वेदोद्धार का काम किया। बाकी सहजानंद स्वामी अयोध्या से यहाँ आए और यहाँ उन्होंने काम किया। तो ये मैंने इसीलिए उदाहरण दिए कि गुजरात की प्रकृति वो जो ये सामुद्रिक सीमा से जुड़ी हुई है, इसीलिए वैश्विक है। और वैश्विक के साथ वो देश के साथ जुड़ी हुई है, और देश के साथ गुजरात के साथ जुड़ी हुई है, गुजरात के साथ अपने परिवार के साथ जुड़ी। तो एक जो वर्तुल है,
ये वर्तुल यहाँ का इस प्रकार का है। इसी कारण गुजरात एक कैलकुलेटिव गुजरात तो है, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। लेकिन हितेश जी, एक और चीज़ जो मैं समझना चाहूँगा कि गुजरात में जिस तरीके से बदलाव हुआ, डेवलपमेंट की बात हुई, लेकिन जातिगत आंदोलन हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ज़मीन पर उनको शायद कहीं कोई रोष या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको पूरा हक नहीं मिला। इस दिशा में क्या लगातार, क्योंकि बीजेपी की सरकार यहाँ पर है और अब जबकि नरेंद्र मोदी केंद्र में पहुँच गया, उसके बाद यहाँ पर उन्हें कमान सौंपनी पड़ी, राज्य का जो कहते हैं कई बार लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद नाराज़गी होती है, क्या उस तरह की कुछ नाराज़गी दिखती है और उसको कैसे बीजेपी दूर करने की कोशिश कर रही है इस बार? देखिए, लंबे समय तक जब कोई भी शासक पक्ष रहता है सत्ता में तो एंटी इनकम्बेंसी तो आती है, ये सहज बात है। तो वो भी कहीं कहीं तो है। और दूसरी बात कि ये जो ज्ञातिगत जो आंदोलन हुए उसमें भी भीड़ एकत्रित हुई, तो वह ये लोग थे जिसको कुछ मिला नहीं था या जिसमें कुछ असंतोष कुछ मात्रा में था, ये भी बात सही है। किंतु उनको लंबे समय तक अपने साथ सजो के रखना, ये 3 लीडर नहीं कर पाए। दूसरी बात कि जहाँ पर भी सरकार को या पक्ष को ऐसा लगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र, जैसे सर ने बताया कि वनवासी क्षेत्र है, तो वनवासी बंधुओं के लिए जो काम करना है, जो जिस प्रकार की योजनाएं करनी चाहिए, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल को इंक्लूड कर किस तरह से उनका जीवन धोरण को अच्छे से मुख्य प्रभाव में लाया जाए, उसके बारे में भी गवर्नमेंट और सरकार दिन प्रतिदिन सोचती रहती है। उसकी वजह से क्या हुआ कि असंतोष तो हुआ, किंतु उसको अच्छे से उसको वहाँ पर दबाया भी गया, उसको शांत भी किया गया और उसको वहाँ पर कुछ देना भी जो सरकार की जिम्मेदारी है, वह सरकार वहाँ पर कनेक्ट भी हो पाई। तो एक दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट योजनाएं हैं, जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है, उसको इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। अगर आप यहाँ पर रिसर्च के लिए कोई भी डिस्ट्रिक्ट ले ले, तो वहाँ पर जो केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं, वह योजनाएं अच्छी तरह से ग्रासरूट लेवल तक जाती है। मैं आपको बताऊं कि करीब करीब यहाँ पर हर एक ग्राम पंचायत में कंप्यूटर दिया गया है। तो कंप्यूटर के लिए अगर उसको 7 बार का उदारा चाहिए तो उसको तहसील वो तक या जिला तक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने ग्राम पंचायत से ले सकता है। तो ऐसे बहुत सारे सुधार यहाँ पर हुए हैं। उसकी वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो इतना चलता नहीं है, ये सबसे बहुत बड़ा कारण है। और कहते हैं कि राजनीति में जो है जी, एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा खतरा होता है, लेकिन जब 15 साल 20 साल तक कोई एक पार्टी सत्ता में हो, तो क्या यहाँ पर गुजरात में ऐसी चीज़ है जो कि उसे ओवररूल कर देती है, उसे ख़त्म कर देती है, और इस बार भी क्या वो कंटिन्यू होगी? नहीं, हर बार क्या होता है कि लड़ाई जो होती है, हार या जीत, कांग्रेस बीजेपी 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर है, तो एक तो होता है कि मुद्दे क्या क्या है और क्या आपने काम किया है। तो एंटी इनकम्बेंसी उसके आधार पर बड़ी होती है या छोटी होती है। तो 2014 से लेकर 2019 तक केवल गुजरात की दृष्टि से ही देखेंगे तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 17 दिन में नर्मदा की परमिशन मिल गई, राजकोट को एम्स मिल गया, सोनी योजना है वो राजकोट और ऐसे जो भी मतलब ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर पानी के लिए सोनी योजना करके नर्मदा का पानी पूरा मतलब कच्छ तक जा रहा है। सौराष्ट्र के जो अंदरूनी इलाके है उसके पास पहुंचने का कार्यक्रम हुआ। तो उसमें लगातार नरेंद्र मोदी 2016 के बाद हमेशा से आते रहे। तो अपनी एक और कार्यकर्ता जो रहता है यहाँ पर उसके साथ वो उनकी कनेक्टिविटी, जैसे अभी पिछले दिनों में सवजीत भाई मकवाणा करके एक कार्यकर्ता है, तो उनके पिताजी का देहांत हो गया, तो वो अपने PMO से बात करके वो उसको सांत्वना दे रहे, उसको कॉन्डोलेंस दे रहे। तो ये कनेक्टिविटी बहुत बड़ी बात रहती है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि ये जो PM है वो वहाँ गए हैं फिर भी हमारे ही है, तो कार्यकर्ता भी उस तरह से काम करते हैं कि हमें इनके लिए काम करना है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में ये नहीं होता है। यहाँ पर अल्पेश ठाकोर को पहले तो लग गया था कि वो राहुल गांधी के एकदम निकट है, लेकिन बाद में बिहार के सहप्रभारी बना दिया गया और फिर उसको लगा कि मेरा पत्ता अभी कट रहा है हार्दिक पटेल के आने के बाद। तो ये जो दोनों तरफ बैलेंस होता है वो बैलेंस यहाँ पर कांग्रेस में कम दिखने को मिल रहा है। इसी कारण ये होता है। और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा जैसा विष्णु भाई ने भी बताया बार बार, तो अहमदाबाद में जो 2001 में या गांधीनगर में अक्षरधाम में अटैक हुआ था टेररिस्ट का, और फिर 2008 में मुंबई के पहले जो जून में यहाँ पर 3 ब्लास्ट हुए थे और उसमें सिविल हॉस्पिटल को टारगेट किया गया।
तो वो भी लोगों ने देखा है कि उसमें कैसे मतलब और कोई कार्यवाही नहीं की गई थी, सैन्य कार्यवाही। और मुंबई के जो 3 दिन तक चले थे उसमें भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। तो अब की बार जो है वो हमने एक अच्छा, जैसे बोलते गुजराती में 56 छाती, तो वो 56 की छाती दिखा दी है। तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर रहने वाला है। सर, एयर स्ट्राइक जो हुई और उसके बाद क्या ये गुजरात में सबसे बड़ा इस वक्त चुनावी मुद्दा है जनता के बीच में? नहीं, सबसे बड़ा इसलिए नहीं है कि जो भी मुद्दे हैं वो नेशनल इंटीग्रिटी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं कभी कभी कहता हूं कि गुजरात पूरे देश के लोकतंत्र के 2 प्रतीक यहाँ है। एक तो आप वडनगर जाइए, रेलवे स्टेशन पर एक छोटी सी दुकान है, कैंटीन है, वहाँ ये हमारा प्रधानमंत्री चाय बेचता था। तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बनता है। गांधी जी के सपनों की बात है ये तो, कि भाई मेरा प्रधानमंत्री तो ऐसा होना चाहिए। ये एक बड़ी बात। दूसरी बात, जो नर्मदा के किनारे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, सरदार पटेल की प्रतिमा, ये इंटीग्रिटी की है, पूरे देश की एकता के साथ जुड़ी हुई है। तो ये दोनों शायद गुजरात के लिए ज़रा ज़्यादा आकर्षक इसलिए हैं कि यहाँ के जो, यदि सरकार उसको समझ नहीं पाती कि भाई यहाँ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, ये वो नहीं चाहिए, सब चलता है चलने दो। उन्होंने ये ठीक कहा कि यहाँ जो दंगे होते थे, बाद में तो दंगे बंद हो गए, लेकिन 85 आपको याद होगा शायद, माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी, तो बॉम्बे से जो माफिया थे यहाँ आते थे और यहाँ ओपनली सार्वजनिक रूप से गोली चलाते थे, मरते थे, पीटते थे। यहाँ हुआ, बड़ौदा में हुआ, यहाँ 85 में पुलिस की हड़ताल हुई, तो पूरे नगर में दंगे फसाद और दारू के अड्डे, शराब के अड्डे सब कुछ हो गए। तो लोगों ने देखा है ये कि भाई किस प्रकार का शासन होना चाहिए, किस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाकर यहाँ का जो एक गुजराती प्रकृति है वो तय करता है कि भाई हमें ये करना है, और शायद उन्होंने तय कर लिया है। हमें पता नहीं कि क्या है। 77 में इस प्रकार हुआ था कि जब चुनाव हुए आपातकाल के बाद, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा होती थी सब जगह, लेकिन डर था कि यदि ये हो गया तो फिर दरवाजे जेल के खुले हो जाएंगे, ये ओपोजिशन वहाँ अंदर चला जाएगा जेपी के तक। लेकिन लोग बोलते नहीं थे, भीड़भाड़ में इकट्ठे होते थे, जनसभा 2-2 बजे तक चलती थी जनसभा। लेकिन वो प्रधान तय कर लिया था कि हमें ये करना है, उन्होंने किया। इस बार भी उन्होंने जो तय किया है वो ही करेंगे। हितेश जी, क्योंकि कांग्रेस ने 5 दशक के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और कुछ उम्मीद के साथ की होगी कि लोकसभा चुनाव, क्योंकि सभी सीट जोड़कर देखते हैं, कितना इसका फ़ायदा है, नुकसान, और कांग्रेस के लिए गुजरात में इस बार क्या दिखता है? क्या उसके लिए बड़ा चैलेंज है और क्या उसका प्लस पॉइंट आपको दिखता है 2014 से अगर तुलना करें तो? देखिए, कांग्रेस के लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये 2014 से हम आगे आ गए हैं। वहाँ पर 2014 में एक पूरा एक मूवमेंट था नरेंद्र भाई को लेके, और उसकी वजह से 26 सीटें यहाँ पर मिली। अभी मुझे ऐसा लगता है कि 26 सीटें बीजेपी को जीतना मुश्किल है, किंतु कांग्रेस को 4 या बहुत अगर जोर लगाती है तो 5 सीटें मिल सकती हैं। अगर हम उसका थोड़ा विश्लेषण करें, जैसे पोरबंदर की सीट है, या जैसे आणंद की सीट है, भरत सिंह सोलंकी वाली सीट है, या फिर ये अपना बारडोली की सीट है, भरूच की सीट है, छोटू वसावा जी यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ट्रायंगल वो पूरा भी संघर्ष चल रहा है। तो बहुत अगर जोर लगा के कांग्रेस कुछ काम करती है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6, उससे आगे वो नहीं जा पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो समझेंगे कि असल में इस बार क्या 5 बड़े मुद्दे दिखते हैं वोटर के लिहाज से, और क्या 3 बड़ी बातें हैं दोनों राष्ट्रीय दलों के नजरिए से। पोस्टल बैलेट से वोटिंग कुछ खास वोटरों के लिए ही है। इनमें सरकारी अधिकारी, सैन्य बल, सशस्त्र पुलिस बल, चुनाव की ड्यूटी के लिए अपने राज्य से बाहर तैनात अधिकारी, उनकी पत्नी या देश से बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी आते हैं। इस प्रक्रिया में चुनाव आयोग पहले ही किसी चुनाव क्षेत्र में पोस्टल बैलेट करने वालों की संख्या को निर्धारित कर लेता है। इसके बाद खाली पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटर तक पहुंचाया जाता है। अगर वोटर ऐसी जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
तो वहां डाक सेवा से इसे भेजा जाता है। उस मतपत्र को मतदाता पूरी तरीके से भरकर गैजेटेड अधिकारी से वेरीफाई कराकर इस फॉर्म को वापस पोस्ट करता है। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बात मुद्दों की। जीवन जी, जनता के नज़रिए से पूरे ओवरऑल गुजरात में क्या 5 बड़े मुद्दे आपको नज़र आते हैं? पहला मुद्दा तो फिर से कहूँगा कि राष्ट्रीय मुद्दे रहते हैं, जो भी मतलब संरक्षण होगा, विदेश नीति होगी या आर्थिक नीति होगी, तो ये तीनों मुद्दे रहते ही रहते हैं। दूसरा जो लोकल इश्यूज़ रहते हैं, जो भी मतलब आप रेलवे की दृष्टि से देखेंगे या फिर एम्स की दृष्टि से देखेंगे या फिर हाईवे की दृष्टि से देखेंगे या फिर जो भी मतलब यहाँ पर केंद्र की तरफ से जो हमको मिलना चाहिए, तो ये और सांसदों का लास्ट में आता है कि सांसद ने कितना काम किया, क्योंकि सांसद को फिर वो देखते हैं कि सांसद ने कितना काम किया, और दूसरा ये लास्ट में देखते हैं कि सांसद की जाति क्या है और कौन उसके लिए प्रचार कर रहा है, तो वो लास्ट में आता है। लेकिन 5 जो बड़े मुद्दे हैं इसमें यही आते हैं। तो जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए थोड़ा सी राहत है सत्ताधारी दल के लिए, क्योंकि वोट जो है प्रधानमंत्री या पार्टी के नाम पर ज़्यादा है और प्रत्याशी जो है वो कहीं पीछे है। अब बिल्कुल यहाँ पर एक जो अंडर करंट प्रचार चल रहा है उसमें ऐसा चल रहा है कि आप 2014 से कि जैसे ही सब सीट पर नरेंद्र मोदी लड़ रहे हैं, ऐसा मान के आप नरेंद्र मोदी को दीजिए। और दूसरा एक ये चल रहा है कि 2004 में हमने गलती कर दी थी अटल बिहारी वाजपेयी को फिर से न चुन के, तो ये गलती हमको नहीं दोहरानी। ये एक सब में प्रचार चल रहा है, अंडर करंट चल रहा है। विष्णु जी, आपके नज़रिए से जनता के कोई 5 बड़े मुद्दे जो इस बार जनता सोच रही है कि जिन पर पार्टियां फोकस करेंगी या ध्यान देंगी जीतने के बाद? नहीं, जनता का अंडर करंट सबसे पहला तो यही है कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ही होंगे, ऐसे पूरे भरोसे के साथ वो मतदान करेगी। दूसरी बात, उनके लिए राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। देश क्योंकि सीमावर्ती राज्य है गुजरात, इसलिए और काफ़ी हमने सहन किया है, तो भाई ये भी मजबूत और नेशनल नेतृत्व होना चाहिए, ये दूसरी बात होगी। तीसरा, विकास की बात होगा। विकास का प्रश्न है, समस्याएं हैं, गुजरात में नहीं है ऐसा हम मानते नहीं, लेकिन ये समस्याएं बाकी राज्यों में भी है। तो यहाँ कोई अलग ढंग से समस्याएं ऐसा है कि यहाँ तो ये बिल्कुल ये पूरा वीरान हो गया, ऐसा तो नहीं है। तो समस्याओं को जूझने के लिए कैसी सरकार गुजरात में और दिल्ली में दोनों साथ मिलकर कैसे चल सकती है, तो दिल्ली में जो सरकार होगी वही सरकार गुजरात में, और गुजरात में जो है वो दिल्ली में, ये काफ़ी लोग सोचते हैं। तो ये 3 प्रमुख मुद्दे रहेंगे। बाकी थोड़ा बहुत उम्मीदवारों के आधार पर रहेगा, लेकिन वो मेरे ख्याल से 15 से 20% लोगों की बात होगी कि भाई उम्मीदवार कैसा है, क्योंकि इस बार उम्मीदवार का तो वैसे भी कांग्रेस में भी कोई बड़ी हालत नहीं है। वो कांग्रेस में भी यही एक रिएक्शन के साथ जुड़े हुए लोग उम्मीदवार प्रत्याशी हुए हैं। यहाँ कहा गया, यहाँ भी अच्छे लोग भी हैं और थोड़े दुर्बल लोग भी हैं। उम्मीदवार सभी ठीक मजबूत नहीं है, लेकिन वो उनको फ़ायदा ये हुआ कि वो नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि हैं। तो ये चौथा मुद्दा रहेगा। हितेश जी, जिस तरीके से बदला है कि कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में देख रहा हूँ कि पार्टी का आलाकमान, पार्टी ये ज़्यादा प्रचार में दिख रहा है, उम्मीदवार कहीं गौण हो गया, कहीं किनारे है। इसका कितना बड़ा फ़ायदा है, नुकसान आपको लगता है कि वोटर या इलाके के लिए? देखिए, अगर आप लोकतंत्र की बात करिए तो लोकतंत्र में जो लीडर है वो लीड करता है, वो अच्छी बात है। किंतु जब स्थानीय चुनाव होता है, स्थानीय इकाई का, कॉरपोरेशन का होता है या विधानसभा का होता है और फिर लोकसभा का, 3 तरह के चुनाव होते हैं, तब जब स्थानीय मुद्दे होते हैं उसको वाचा मिलनी चाहिए। ये एक्सेप्टेबल है, स्वीकृत है और ये सबके लिए अच्छा भी है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात आती है। नरेंद्र भाई बहुत अच्छे वहीवट करता है और बहुत मजबूत आदमी है, किंतु हर जगह पर वो नहीं पहुँच सकते। तो उन्होंने एक अच्छी टीम भी बनाई है काम करने के लिए और वो काम कर भी रही है। किंतु फिर भी मैं वैसा बताना चाहता हूँ कि स्थानीय मुद्दों का अपना महत्व होता है, किंतु विरोध पक्ष उसको लिंक नहीं कर सकता। यहाँ पर उसकी जो उसकी अनऑफिशिएंसी है कि आम लोगों के साथ उसको लिंक करना है, वहाँ पर वो फेल हो रहा है। और दूसरा,
नरेंद्र भाई का स्वयं जो व्यक्तित्व है और उसकी तुलना अगर आप राहुल जी के व्यक्तित्व से करते हैं तब लोग देखते हैं कि भाई नरेंद्र भाई के पास एक पॉलिटिकल विल है और दृढ़ राजकीय इच्छा शक्ति ही इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की चाबी है। तो हर एक को भी विकास करना है और गुजरात तो विकास को बहुत पहले वहाँ पर पसंद कर चुका है। ये विकास की भूमि है। तो सबसे अच्छा पॉलिटिकल विल नरेंद्र मोदी का है, उसके पास पॉलिटिकल विजन है, उसके पास गुड गवर्नेंस का अनुभव है, तजुर्बा है और एक अच्छे से सबको साथ में लेकर भारत की छवि जो इंटरनेशनल लेवल पे जिसको हम ब्रांडिंग कहते हैं वह भी बहुत अच्छे से कर रहा है। ये सब बातों को ध्यान में लेके मुझे लगता है कि नरेंद्र भाई सबसे अच्छे आगे जाएंगे। एक आखिरी कमेंट जयंत साहब, चैलेंज अगर दोनों दलों के लिहाज से देखें, दोनों के लिए चुनौती क्या बड़ी इस बार? दोनों के लिए चुनौती एक ही रहती है, अपने लोगों की नाराजगी बगावत ना होने पाए, वो कैसे कंट्रोल की जाए, क्योंकि हर जगह वो रहता है कि सब जगह 5-5 तो कम से कम दावेदार रहते ही है, तो उसको कैसे कंट्रोल में किया जाए। तो बीजेपी के लिए एक अच्छा है कि वो शिस्त वाली पार्टी है, तो कहीं ना कहीं वो उसको, और सत्ता में भी है तो किसी भी तरह से उसको खुश कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में उल्टा है कि कांग्रेस में ऐसा नहीं होता है। तो और कांग्रेस में आजकल वो जो मैंने बताया हार्दिक पटेल का छाया हुआ है, स्टार प्रचारक बन गया है, हेलीकॉप्टर में सभा कर रहे हैं, तो उसके कारण वो ज़्यादा उसमें असंतोष है। विष्णु जी, चुनौती? हाँ बिल्कुल, चुनौती तो चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ हैं वैसे तो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ता को बैक टू जनसंघ टाइम थोड़ा ज़्यादा निष्ठावान, ज़्यादा डेडिकेटेड, ज़्यादा अपनी नहीं सोचने वाला बाकी के लोग को ऐसा होना चाहिए, उसके शिक्षित करना चाहिए। एक बात कांग्रेस के लिए अपने अस्तित्व की चुनौती है। गुजरात में धीरे 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 अब कांग्रेस ख़त्म हो जा रही है। काफ़ी लोग उन्होंने कहा कि आ गए, अब ये आए नहीं आए ये अलग प्रश्न है, क्यों आए कैसे आए इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस एक हताश कुंठित पार्टी बन गई है। गांधी जी की पार्टी थी, सरदार साहब की पार्टी थी, मुरारजी भाई की पार्टी थी, आज उसके ये हालात हो गए हैं। टुकड़ों में तो पहले बट गए और टुकड़ों में बट गए, अब बैसाखियों के सहारे जाना है, तो नेतृत्व नहीं है। तो उनको भाजपा के पास से सीखना चाहिए कि नेतृत्व और कर्तृत्व दोनों साथ होता है। तो ये कैसे हो सकता है, वो यदि सोच सकते हैं, यदि उनमें सोचने की ताकत है तो शायद उनके लिए अच्छा है। हितेश जी, चुनौतियाँ दोनों दलों के लिए? मैं नहीं, हम कोई भी राजकीय पक्ष अगर अपने कार्यकर्ता को इसका महत्व समझा पाए कि हम हैं, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि दोनों पक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना, उसको रिचार्ज करना और उसको बूथ लेवल के काम में लगाना, और सरकार के तौर पर जो उसकी उपलब्धियां है, उसकी जो योजनाएं हैं, उसको लिंक कर कर नीचे तक पहुंचाना, और कांग्रेस के पक्ष में सरकार की जो विफलताएं हैं उसको लिंक कर कर बूथ तक पहुंचाना। अगर ये अच्छे से जो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है, फिर भी पल्ला तो बीजेपी का ही भारे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और राजनामा में गुजरात की सियासत को समझाने के लिए कि इसका इतिहास क्या है, कैसे यहाँ की सियासत आगे बढ़ती रही है, और अलग अलग चुनाव में क्या बड़े मुद्दे और क्या प्लस या माइनस पॉइंट पॉलिटिकल पार्टियों के रहे हैं। 2014 के बाद 2019 में अब क्या कुछ उम्मीद दिखती है। तो फिलहाल अहमदाबाद से आज बस इतना ही। नमस्कार।